ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते। धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे या सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें के औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। इसीलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। आज की शुरुआत में ही इस लंबी नज़्म को सुनाने का मकसद है याद करना और याद कराना साहिर लुधियानवी को। साहिर लुधियानवी के जादुई गीतों को, उनकी नज़्मों को और उन गीतों और नज़्मों की बदौलत दिए गए पैगामात को, जिनका असर साहिर के दुनिया से चले जाने के इतने बरसों बाद भी कम तो क्या ही होता। हाँ, वक्त और हालात ने उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ा दी है। जो नज़्म हमने आपको सुनाई, उसे सुनकर लगता है ना कि जिस कलम से ये कलाम निकला है उसमें कितना गुस्सा, कितना रंज भरा होगा। बेशक ये था भी, लेकिन साहिर सिर्फ नाम के ही साहिर यानी जादू नहीं थे। उनकी कलम से क्या ही तो छूटा होगा। चाहे वो जंग की बात हो या अमन की, सामाजिक सरोकारों की बात हो या इश्क व मुश्क की रोमानी शायरी, किसानों की समस्याएं हों या तवाइफों की सिसकियाँ, कुदरत के नज़ारे हों या हौसला बढ़ाते बोल, क्या गिनाएं क्या भुलाएं, साहिर आपने कुछ भी तो बाकी नहीं रखा। अब्दुल हई साहिर, साहिर लुधियानवी कैसे बने, वे कब जन्मे, कब दुनिया को अलविदा कह गए, क्या देखा क्या सहा, करियर कैसा रहा, क्या पाया क्या खोया। साहिर के बारे में कहने बताने को इतना कुछ है कि तारों की छाँव ढलकर तपते सूरज की रोशनी में बदल जाए, लेकिन साहिर के जिक्र की ताब कम ना हो। यूँ तो साहिर के बारे में जानने के हज़ार ज़रिए हैं, लेकिन अपने इस महबूब शायर की याद को आज हम ताज़ा कर रहे हैं गौहर रज़ा साहब के साथ, जो कि खुद जाने माने रचनाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब कि खुद भी अच्छी खासी बुलंद शख्सियत रखते हैं। लिहाजा तहे दिल से स्वागत करते हैं हम आपका गौहर रज़ा साहब। गौहर रज़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहे दिल से हिंदी की बिंदी में। गौहर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज आपके साथ जुड़कर ऐसे प्यारे विषय पर। साहिर लुधियानवी साहब का तो जिक्र ही अपने आप में पूरी कायनात है, ऐसे में आपसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। गौहर साहब,
हर नज़ारा, हर आँख में एक जुदा, एक मुख्तलिफ व्यू रखता है। और साहिर लुधियानवी साहब के जितने प्रशंसक हैं वो सब उन्हें अलग अलग नज़रियों से देखते हैं, अलग अलग रूप में याद करते हैं। आपने साहिर साहब पर इतना काम किया है, इतनी गहराई से आप उन्हें समझते हैं, आपके जहन में साहिर लुधियानवी साहब की क्या छवि है? साहिर लुधियानवी अगर आप पूछती हैं मेरी नज़र में क्या है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है साहिर लुधियानवी के ऊपर। लेकिन मैं जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है, मैं बड़ा हुआ हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। बहुत सारे लोगों ने मेरी परवरिश की है समाज के अंदर। उनमें कुछ ने ज़्यादा और कुछ ने कम। लेकिन ये मैं बिल्कुल पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, पूरी अ, अ, इस इस बात को कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है कि साहिर एक ऐसी शख्सियत रहे, शायर की हैसियत से भी, फनकार की हैसियत से भी, और उसके साथ-साथ जिसे हम चिंतक कहते हैं, सोचने वाला, सोच को ढालने वाले की हैसियत से भी उनका मेरे ऊपर और मेरी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर रहा है। उसमें अगर आप देखें तो उस वक़्त जो हमारे बड़े-बड़े शायर थे और अदीब थे, वो लोग हमारी पूरी नस्ल की सोच को, उसकी समझ को, उसे ढाल रहे थे। जी। और हमने सिर्फ़ साहिर जैसे लोगों से शायरी नहीं सीखी है। हमने सिर्फ़ गाने नहीं, उनका मज़ा नहीं लिया है, बल्कि हमने उनसे दुनिया और ज़िंदगी समझी है। हमने अपने मुल्क को समझा है, हमने इसकी शहरियत को समझा है, हमने इश्क के आयाम समझे हैं, हमने इस अपने समाज को परखना समझा है। ये साहिर का और उस वक़्त के जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, उनका बड़ा योगदान है इस देश को ढालने में। मैं ये समझता हूँ कि जिसे हम आज इंडियन आइडेंटिटी कहते हैं, अगर कोई पूछे कि हिंदुस्तानी क्या है? एक हिंदुस्तानी होना का क्या मतलब है? तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने हिंदुस्तानी होने का मतलब समझाया है हमें। हमारी नस्ल के लोगों को और उसके बाद के नस्ल के लोगों को लगातार कि हम शहरी हैं, तो इस मुल्क में शहरी की हैसियत क्या है? हमें क्या होना चाहिए? हमें किस नज़र से अपने समाज को देखना चाहिए? ये है बड़ा योगदान उस वक़्त के शायरों, अदीबों का। प्रेमचंद से लेकर के और अ, सादत हसन मंटो हों या अस्मत चुगताई हों या अ अ, बेदी हों, ये पूरी एक एक बड़ी फ़ौज है हमारे सामने जो खड़ी थी, जो हमें लीड कर रही थी, जो हमसे कह रही थी कि आगे अगर ज़िंदगी में कदम बढ़ाना है, तो किस तरह से वो कदम बढ़ाना चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही रज़ा साहब। इतना विशाल पटल रहा है साहिर लुधियानवी साहब का, इतना विशाल कैनवस रहा है। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अच्छी शायरी, मयारी शायरी इतना ही काफ़ी क्यों नहीं होता? उसे फ़िल्मी शायरी, गैर फ़िल्मी शायरी ऐसे खानों में क्यों बाँट दिया जाता है जिसके शिकार होने से साहिर भी बच नहीं पाए थे? साहिर लुधियानवी की शायरी की शुरुआत उनके कॉलेज डेज़ में, स्कूल डेज़ में बल्कि हो चुकी थी। जी। तो शुरुआत की शायरी जिसे वो खुद कहते हैं कि वो कच्ची शायरी थी। उन्होंने जब अपने टीचर को पहली बार अपनी एक नज़्म दी थी तो उसका जवाब ये मिला था कि वज़न के हिसाब से और ज़बान के मेयार से बिल्कुल सही है, पर ख़्याल के लिहाज़ से कच्ची है। ये साहिर धीरे-धीरे बड़े होते हैं और वो फ़िल्म इंडस्ट्री तक पहुँच जाते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री तक का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। आज वक़्त शायद कम है, तो वो कहानियों के लिए शायद वक़्त ना मिल पाए। लेकिन ये कि उस वक़्त फ़िल्म में जिस तरह की शायरी की जा रही थी, जब साहिर की एंट्री होती है, तो वो बहुत घटिया शायरी थी। उसको तुकबंदी से ऊपर नहीं माना जा सकता था
और इसीलिए वो लोग जिनको साहिर खुद अपने से बड़ा, अपना बुजुर्ग मानते थे, जिसमें जोश मदियाबादी जैसे लोग शामिल थे, जो उस वक्त शायर इनकलाब कहलाते थे, और उनकी बड़ी आओ भगत होती थी हर मुशायरे में, हर तरफ। और अक्सर पॉलिटिकल स्पीचेस शुरू होने से पहले शायर इनकलाब को पढ़ना होता था, बड़े बड़े स्पीचेस रैलीज में होता। उन जैसे शायर जब वहां पहुंचे और उन्हें बेहद घटिया शायरी करनी पड़ी, तो वो लौट आए। बड़े अदीब पहुंचे वहां पर, और वो लौट आए इसलिए कि वो अदब की जगह नहीं थी। साहिर ने बहुत धक्के खाए। खुद जो बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने साहिर से ये कहा कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है फिल्म में, तुम बहुत बड़े शायर हो, तुम ये शायरी नहीं कर सकते, तो तुम लौट जाओ। कई लोगों ने बड़ी आ, जिसको बेइज्जती कह सकते हैं हम, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए, लेकिन साहिर ने हिम्मत नहीं हारी। साहिर लुधियानी ने लगातार वहां कोशिश की, और फिर वहां पर एक ऐसी स्पेस पैदा की, एक ऐसी जगह पैदा की जिसमें ये फर्क मिटा दिया। अदब की शायरी और फिल्म की शायरी में फर्क मिटाने में पहला कदम जिसको मान सकते हैं, वो साहिर ने लिया है। उसके बाद कई शायर आए, बहुत बड़े शायर आए, जिन्होंने लिखा, जो साहिर से भी उम्र में ज्यादा बड़े थे, और वो उनको PWA में लेकर के आए थे, ऐसे शुअरा हजरात थे। लेकिन ये चीज कि फिल्म के अंदर जो शायरी की जाए, वो शायरी वो हो सकती है जो बाहर हम शायर की हैसियत से करते हैं। अवाम तक खूबसूरत, बेहतरीन ख्यालात से लबरेज शायरी पर अवाम का हक है। साहिर इसके सबसे बड़े अलंबरदार, पहले सफ में खड़े होने वाले हमें दिखाई देते हैं। और इसलिए धीरे धीरे जब साहिर एंटर होते हैं, तो मेयारी शायरी का स्तर बढ़ता जाता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। और एक पीरियड ऐसा आता है कि जब साहिर की लिखी हुई अपनी शायरी जो पहले कर चुके थे, जिसकी वजह से वो मशहूर हुए थे, ताजमहल से लेकर के और बाकी सारी उनकी जो नज़्में गज़लें रही हैं, वो फिर ली जाने लगी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सफर लंबा सफर है, इसमें साहिर का एक बहुत बड़ा योगदान है कि इस डिफरेंस को उन्होंने मिटाने की पूरी तरह से कोशिश की। और इसकी वजह ये थी कि वो मार्क्सिज्म में यकीन रखते थे, वो इनकलाब में यकीन रखते थे, वो मजदूरों के दिल का दर्द जो है महसूस करने वाले शायर थे। उसके साथ ही साथ औरत के लिए जो जो उनकी इज्जत रही है, और जिस तरह से उन्होंने लिखा है औरत के बारे में, हमारे समाज में उसके साथ क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सोच का हिस्सा बनाना और ये कहना कि मैं अवामी शायर हूं अगर, तो ये एक मीडियम है जिसमें फर्क को मिटाने की जरूरत है। घटिया शायरी मंजूर नहीं है, अवाम का हक है अच्छी शायरी के ऊपर। जी रज़ा साहब, जैसा कि आपने कहा कि फ़र्क मिटाने की बात है, और ये एक इनकलाबी शायर की कलम से निकली हुई चीज़ें थी, जिसमें हमने हक़ की बात सुनी, इनकलाब की बात सुनी, हकूक़ की बात को इस तरह से देखा कि वो सिर्फ़ कलम तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि ख़ुद साहिर साहब ने ऐसे कई कदम उठाए, जैसे आकाशवाणी प्रसारण में गीतकार का नाम भी शामिल किया जाना, और रॉयल्टी मिलना गीतकार को। ये सब कई ऐसी पहल है जो कहती है कि वो सिर्फ हक की बात नहीं करते थे, हक लेना भी जानते थे। हम चाहेंगे कि आप किसी बात से मतलब इस तरफ भी थोड़ी रोशनी डालें। साहिर को एक एक पाकिस्तानी दोस्त उनके आए थे हिंदुस्तान मिलने के लिए जी। और जब उस मिलने गए तो साहिर स्टूडियो के अंदर थे, तो उनको सबसे बड़ा ताज्जुब ये हुआ कि यहाँ फिल्म राइटर्स एसोसिएशन भी है कोई।
पाकिस्तान में इसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। हम्म, और उन्हें पता लगा कि साहिर उसके को कन्वीनर हैं, जी। जो भी पोजीशन थी साहिर की उस वक्त। और ये ताज्जुब अपने अंदर हमें बहुत नॉर्मल सा लगता है कि फिल्मी दुनिया का जो राइटर है, जो पोएट है, उसकी एसोसिएशन होगी और वो एसोसिएशन जो है वो असर रखती होगी। ये और मुल्कों में तस्वुर किया ही नहीं जा सकता था। ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी दौलत थी। तो इसलिए उनको बहुत झटका लगा। वो लिखते हैं अपने उसमें कि मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान में ऐसी कोई एसोसिएशन होगी। मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई शायर जो है वो ये कह सकता है कि मैं धुन पर गाने नहीं लिखूंगा, तो मैं गाने जो लिखूंगा उसकी धुन बनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें साहिर के आने से पहले फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी। जब साहिर इस एसोसिएशन का भार संभालते हैं तो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं वो कि अब साहिर का नाम तो बड़ा हो ही चुका था, तो फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म डायरेक्टर्स जो हैं उनको ये लग गया था कि साहिर के नाम से अब फिल्म बिकती है। अगर वो साहिर के नाम से बिकती है तो पोस्टर के ऊपर फिल्मों के साहिर का लुधियानवी का नाम आने लगा था। लेकिन जाहिर है कि वो औकात कम ही समझी जाती थी। गाने ही तो लिखे हैं और क्या किया आपने फिल्म में, ये इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसकी वजह से हमारा ऑल इंडिया रेडियो जो सबसे बड़ा मीडियम था गाने लोगों तक पहुंचाने का, हर एक जाहिर है कि वो तो फिल्म में नहीं देख सकता था, लेकिन गानों के सुनने को का तो हर एक हिंदुस्तानी को शौक है। तो उसकी पहुंच बहुत ज्यादा थी। लगभग 99% पॉपुलेशन जो है वो देश की निर्भर थी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। और वहां सिर्फ नाम लिया जाता था फिल्म का, फिर वो नाम लिया जाने लगा गायक का। तो जाहिर है कि साहिर जैसा हसास आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री से लोहा मनवा चुका था, जो ये लड़ाई लड़ चुका था, जब बर्मन साहब ने कहा कि साहिर तुम्हारे गाने तो ठीक हैं लेकिन असल में तो मेरी धुन से चलते हैं, तो साहिर ने ये उस दिन फैसला लिया कि अब किसी बड़े डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को गाने नहीं दूंगा। तो ये शर्त रही लगभग 1 डेढ़ साल 2 साल के नहीं दूंगा। और यही लता मंगेशकर के साथ हुआ। उनका इश्क था, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लता मंगेशकर से बहुत प्यार था, आपस में दोनों में बहुत दोस्ती थी, लेकिन किसी ने ये कह दिया कि साहिर साहब आप शायर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर लता की आवाज ना हो तो आपके गाने चल नहीं सकते हैं। साहिर ने लगभग 2 साल तक लता को गाने नहीं दिए। शर्त ये होती थी कि गाने लता नहीं गाएंगी, कोई और गाएगा। यानी बर्मन साहब बाहर हो गए, लता मंगेशकर बाहर हो गई, तब जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री को लोहा मानना ही पड़ा। कई ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में हमें पता लगता है कि साहिर के गाने तो बहुत मशहूर हैं, फिल्म फ्लॉप हो गई। कई ऐसे अब रिकॉर्ड्स हैं। साहिर को ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चलाए जाने वाले ऑल इंडिया रेडियो पर जोर डाल सकते हैं कि अगर फिल्म का नाम लिया जाएगा, अगर गाने वाले का नाम लिया जाएगा जिसकी आवाज है बैकग्राउंड सिंगर का, और इतनी देर तक उन लोगों का जो फरमाइश कर रहे हैं। असल में बात यहां आके अटकी कि उन्होंने कहा साहब हमारे पास वक्त कम होता है, हमें गाने ज्यादा सुनाने होते हैं। ये बात डायरेक्टर जनरल ने उस वक्त की कही। वो कहा नहीं, आप 2 नाम कम लीजिए। जो खत पढ़ते हैं आप लोगों की और फरमाइश है, उसमें सारी दुनिया से फरमाइशें आ रही हैं आपके पास, आप 2 नाम कम ले सकते हैं, 1 नाम बढ़ाना जरूरी है। और ये एक्सेप्ट कर लिया गया। और उन्होंने माफी भी मांगी डायरेक्टर जनरल ने कि हाँ हम इनसेंसिटिव थे इस मुद्दे को लेकर के, और ये एक्सेप्ट कर लिया गया। तो साहिर की का ये भी अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट।
रज़ा साहब, साहिर लुधियानवी साहब ने जहाँ एक तरफ किसानों के लिए लिखे गीत, बच्चों के लिए लिखे, तवाइफ़ों की ज़िंदगी पर रोशनी डाली, सामाजिक सरोकारों की बात की, रोमानी शायरी की, मतलब क्या ऐसा है कि जो उनकी कलम है, उनकी निजी ज़िंदगी के जो दुख थे उसको सीमित ना करते हुए उन्होंने अपना कहीं विस्तार इसमें दिया? मतलब जैसा कहा जाता है कि जो निजी ज़िंदगी के दुख होते हैं वो इंसान को मांझने का काम करते हैं, लेकिन जब हम साहिर लुधियानवी साहब की शायरी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सीमितताओं से बहुत परे है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? मैंने इस बीच में कोशिश की कि साहिर की शायरी को कैटेगराइज कर लिया जाए। जी। अलग अलग खानों में देखते हैं कि साहिर ने कहाँ कहाँ तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, कौन कौन से मुद्दे लिए हैं। जी। तो जाहिर है इनकलाबी शायरी एक बड़ा खाना बनती है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है उनका, और रोमानी शायरी जिसे हम कहते हैं, लव पोएट्री जिसे कहते हैं, ये दो बड़े हिस्से हमें दिखाई देते हैं। लेकिन साहिर कब इस हद को तोड़ देते हैं वो आपको पता ही नहीं लगता। इश्किया शायरी करते करते वो कब इनकलाब पे चले जाते हैं और कब इनकलाबी शायरी करते करते इश्किया शायरी में चले जाते हैं, पता नहीं लगता। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि साहिर की शायरी को आप किस दर्जे में रख रहे हैं, इन दो दर्जों को अगर देखें। इसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि औरत के लिए उन्होंने शायरी की, उन्होंने एंटी वॉर शायरी की, अमन अमान दोस्ती भाईचारा, कम्युनलिज्म के खिलाफ शायरी की उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्जों में, हिंद पाक दोस्ती के लिए शायरी की उन्होंने। और मैं एंटी वॉर शायरी तो सबसे खूबसूरत शायरी में मैं गिनता हूं उनकी, उस वो तो कमाल की है। मतलब मुझे कोई और ऐसा शायर दिखाई ही नहीं देता जो इतना स्ट्रांगली एंटी वॉर खड़ा हो। लेकिन बच्चों की शायरी, बच्चों के लिए शायरी करना जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है किसी भी शायर के लिए, क्योंकि उसकी अपनी उम्र पक्की होती चली जाती है जब वो रिकॉग्नाइज होता है, तो इसलिए बच्चों के लिए, और जिसके अपने बच्चे ना हो उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होती है। शायर के बच्चे नहीं थे तो और ज्यादा मुश्किल होती है, तो हैरत होती है। लेकिन आपने दो नाम नहीं लिए कैटेगरीज के। जी। एक तरफ ये कि हर शायर के बस की बात नहीं होती है कि वो कव्वाली लिख सके। हम्म। उनकी कव्वालियां जितनी मशहूर हुई और वो अलग ढंग की हैं, जहां वो अपने ख्यालात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कव्वाली की का जो मीजान है, जो उसका स्केल है, जो उसका तराजू है, उसके ऊपर पूरी उतरने वाली कव्वालियां हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कव्वाली की तरह के हैं, यानी डायलॉग फॉर्म में वो चले जाते हैं, पर उन्हें कव्वाली होना चाहिए था। और एक और कमाल है वो ये कि उनका एक बहुत बड़ा जखीरा है जो भजनों का जखीरा है। बेशक, बेशक। आप एक आदमी जो पंजाब से उठ रहा है और वो पंजाब में ही अपना बचपन जवानी तक गुजारता है, उसके बाद कभी कभी दिल्ली आता है, ज्यादा वक्त कभी भी साहिब ने दिल्ली में नहीं गुजारा, और बंबई चला जाता है। बंबई चला जाता है वो। अब आप ये सोचिए कि उर्दू पढ़ी उसने, पंजाबी कल्चर में वो पला बढ़ा, और वो बंबई पहुंच गया है, और वो इतनी ठेठ प्योर भजन की भाषा लिख रहा है। ये अपने अंदर मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। मुझसे अगर कोई कहे आज कि आप एक भी नज्म पंजाबी में लिख दीजिए, मैं नहीं लिख सकता। ये पंजाब की सरजमीन से उठने वाला ठेठ खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के अल्फाज इस्तेमाल करके खूबसूरत भजन लिख रहा है। ये है कमाल साहिर के कलम का। ख्यालों को कॉम्प्रोमाइज किए बिना कव्वाली लिखना और कई ऐसे भजन लिखना जिनमें के
बड़ी सख्त बातें भी कह दी साहिर ने। संसार से भागे फिरते हो, संसार को तुम क्या पाओगे। बहुत सुंदर। और इसी में लाइन है कि ये रीत है क्या, ये 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 रस्म है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। ये अपने ख्यालात से कॉम्प्रोमाइज किए बिना कितना बड़ा, और ये भी गाने में, ये एक भजन जैसे गाने के अंदर ये बात कहना अपने अंदर कितना मुश्किल काम है किसी शायर के लिए, और ये मनवा लेना कि वो फिल्म का हिस्सा होगी। बड़ी बात है। साहिर साहब के साथ हम मतलब कई जगह पर देखते हैं कि उन्होंने अदबी दुनिया को, फिल्मी दुनिया को बेहतरीन गीत दिए। 50-60 साल पहले जो चीज़ें कह दी गई उनको अगर हम आज भी सुनते हैं तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये बात पुरानी हो चली है, बल्कि हर बदलते वक्त के साथ वो एक नए कलेवर में, एक नए रंग रूप में सामने आ जाती है। गौहर साहब, आज के समय में साहिर लुधियानवी साहब की शायरी की प्रासंगिकता को आप किस तरह से देखते हैं, कितनी प्रासंगिक है, आपके नज़रिए से जानना चाहूँगी। साहिर की पहली मशहूर नज्म है ताजमहल जी। ये उन्होंने अपने स्टूडेंट डेज में लिखी थी। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये ऐसे शुरू होती है नज्म, और फिर वो लंबी नज्म है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन बहरहाल लंबी नज्म है। और आखिर में ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, किस पे खत्म हो। एक तो इस नज्म ने, साहिर रहे होंगे 20-21 साल के, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी। इस नज्म ने सारी अदब की दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो खड़े थे जो इस नज्म को कह रहे थे क्या कमाल की नज्म लिखी, और दूसरी तरफ वो खड़े थे जो ये कह रहे थे कि साहिर ने तो ताजमहल देखा भी नहीं और ताजमहल की बेइज्जती करने चल दी है। तो दो ही हिस्से थे, ये बंटवारा बिल्कुल शार्प था। अगर किसी ने ये नज्म पढ़ी है और उसकी सिर्फ दो शुरू की लाइनें याद हैं, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और में बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हो सिफत शाही के निशा, उन पे उल्फत भरी, वगैरह वगैरह। मैं पूरी नज्म नहीं पढ़ना चाहता वक्त की कमी की वजह से। मैंने जब ये पहली बार सुनी थी मुझे याद हो गई थी, और आज तक ज्यादातर हिस्सा इसका याद है। ये हो ही नहीं सकता कि किसी ने ये नज्म सुनी हो जो बाद में गाने की तरह से भी फिल्म में इस्तेमाल हुई। ताजमहल देखने जाए आज से 10 साल बाद या आज से 100 साल बाद, इस नज्म को पुराना होने की जरूरत ही नहीं है। जब तक ताजमहल है तब तक ये नज्म है। और इसी तरह से उनके सैकड़ों गाने ऐसे हैं जो जब तक समाज में गैर बराबरी है तब तक वो गाने जो हैं वो प्रासंगिक रहेंगे। जब तक मोहब्बत है इंसानों के बीच में, और अगर मोहब्बत पे जुल्म है समाज के अंदर, तो फिर वो प्रासंगिक रहेंगे। चे गुएवारा ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जो प्यार नहीं करता वो रेवोल्यूशनरी नहीं हो सकता, वो इनकलाबी नहीं हो सकता। और हमें ये बात दिखाई देती है भगत सिंह की डायरी के अंदर भी कि कितने सारे शेर उन्हें याद थे, और कितने सारे शेर उन्होंने उर्दू जबान में, उर्दू पे मास्टरी थी भगत सिंह को भी, वहां लिख रखे थे वो अशार उन्होंने। तो साहिर ने मोहब्बत को जिया है और इनकलाब को जिया है, और इस तरह से उन्होंने ढाला है अगली नस्लों की जहनियत को, सोच को, नजरिए को, और ये हर दौर में प्रासंगिक रहेगा।
लेकिन मैं अगर सारी शायरी साहिर की उठा के एक तरफ रख दूं, ये भी न सोचूं कि उन्होंने कहा है नूर सरमाया से है रूह तमद्दुन की जिला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। ये भी भूल जाऊं कि उन्होंने कहा है सना ख्वान तकदी से मशरिक कहाँ है, सना ख्वान तकदी से मशरिक को लाओ, ये गलियां ये मंजर ये कूचे दिखाओ। ये भी भूल जाऊं कि उन्होंने कहा है खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सिलासिल पे जमे। ये भी भूल जाऊं मैं अगर कि साहिर ने कहा है ए रहबरे मुल्को कौन जरा, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू। ये सब भूल जाऊं तब भी साहिर सिर्फ एक शेर की वजह से बहुत बड़ा हो जाता है, जो गाने में तो उनके। मैं किसी भी ऐसे शायर को नहीं जानता जिसने अपने पूर्वजों को बड़ा दर्जा ना दिया। गालिब कहते हैं कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि आज गालिब गजल सराना हुआ। ये भी कहते हैं कि तुझे हम वली समझते जो ना बाद अखार होता। और मैं बहुत सारे शायरों की बात कर सकता हूं कि वो अपने पूर्वजों को तो देते हैं अकीदत, अपने पे आके रुक जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो एरोगेंस का खता अगर हम कहें वो रघुपति साहे फिराक गोरखपुरी का है कि आने वाली कौमें तुम पर फख्र करेंगी है हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा तुमने फिराक को देखा था। क्या बात। साहिर अलग खड़े हुए दिखाई देते हैं इस पूरी भीड़ में। ये मैंने बहुत बड़े बड़े शायरों के इसलिए नाम लिए हैं कि मैं उनसे फर्क करके साहिर को देखना चाहता हूं। साहिर क्या कह रहे हैं, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मुझसे बेहतर लोग आएंगे, मुझसे बेहतर आएंगे कहने की हिम्मत उसी शायर में हो सकती है जिसे मालूम है कि वो जिंदा शायर है, जिसे पता है कि उसकी शायरी जो है वाली नस्लों के दिलों को रहेगी। वही ये बात कह सकता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। शायर कह रहे हैं बड़े क्लियरली, लेकिन उसके साथ कह रहे हैं तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये रोबस्ट यकीन ये और शायरों में नहीं मिलता आसानी से। मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर सिर्फ इतना कहा होता शायर, इस शायर ने, नौजवान शायर ने, तब भी मैं इसको बहुत बड़ा शायर मानता। बेशक साहिर लुधियानवी का जादू ऐसा है जो सर चढ़कर बोलता है, और वाकई हम भी मतलब साहिर के साहिर में गिरफ्त में आ गए हैं। और गौहर रज़ा साहब, आपने इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत बातें बताई हैं इस खूबसूरत शायर के बारे में कि हम जितना सुने उतना ही कम है। लेकिन फिर भी इस समंदर से आपने जितने मोती दिए उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया बुलाने के लिए, वायर का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।